अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट और सिक्रीशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज क्यों होता है? ये एक मर्द की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन का हामिल है। बुढ़ापे के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्म हो जाता है, बढ़ जाता है और इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे मसाइल जो एक मर्द की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और बुढ़ापे में बेशुमार मर्दों के आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं, उसकी वजूहात और उसकी मेडिसन और उसके कुछ ऐसे तरीके कि आपको 40 से 60-70 के दरमियान जो ये मसला आ सकता है उससे आप हमेशा कैसे महफूज रह सकते हैं, इस वीडियो में ये सारी डिटेल शामिल होगी। आप मेरे साथ रहिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर और पीनस के दरमियान वाक़या होता है और ये इनसाइड ह्यूमन बॉडी होता है, मेल की बॉडी के अंदर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं होता, मेल में होता है। पीनस बैरूनी हिस्सा है मेल का और यूरिनरी ब्लैडर अंदरूनी हिस्सा है, तो इन दोनों के दरमियान में प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है। इसका साइज बादाम जितना होता है और ये उम्र के साथ साथ हर शख्स में बढ़ता जाता है। हर मेल में नॉर्मली इसका साइज बढ़ता जाता है और ये अखरोट तक के साइज का हो जाता है और इसकी शक्ल भी आलमोस्ट अखरोट से मिलती जुलती है, क्योंकि ये अगर अखरोट है तो इस दरमियान में से ये नाली जो गुजर रही होती है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा की नाली जो दरमियान से गुजर रही होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, प्रोस्टेट ग्लैंड ने उसको चारों तरफ से कवर किया होता है। ये बुढ़ापे में जाकर एक अखरोट के बराबर तक हो जाता है, बादाम से बढ़ता बढ़ता अखरोट बन जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये साइज में बढ़ेगा तो यूरिथ्रा जो इसके दरमियान से गुजर रहा है उसके फंक्शन में डिस्टरबेंस होती है। यूरिथ्रा के दो काम हैं, एक तो यूरिथ्रा यूरिन को क्रॉस करता है, दूसरा काम यूरिथ्रा का ये है कि सीमिनल कॉर्ड जो दोनों टेस्टिस से स्पर्म को लेकर आती हैं वो कनेक्ट होती हैं यूरिथ्रा से, और यूरिथ्रा जो है वो इनको पास करता है थ्रू पीनस। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पर मौजूद है। प्रोस्टेट ग्लैंड उस नाली पर है यानी यूरिथ्रा पर है जो जिससे पेशाब भी क्रॉस होता है और सीमन भी क्रॉस होता है। सीमन में स्पर्म भी होते हैं और फ्लूइड भी होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड खारिज करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो सीमन को प्रोटेक्ट करता है, सीमन को प्रोटेक्ट करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये स्पीड अप करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। वो जो झटके लगते हैं ड्यूरिंग इजैकुलेशन और जिससे सीमन तेजी से हरकत करता हुआ आगे बढ़ता है, वो झटके प्रोस्टेट ग्लैंड देता है, स्पीड अप करता है। यानी कि ये एक जैसे हेडवर्क्स होते हैं ना वाटर को स्पीड अप करने के लिए, तो बिल्कुल ये प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन को स्पीड अप करता है ताकि ये पुश हो और इजैकुलेशन के दौरान पुश होकर तेजी से ये आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। स्पीड अप होना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सीमन की मूवमेंट के लिए। सेकेंडली, ये जो झटके लगते हैं इससे मेल जब इजैकुलेट हो रहा होता है तो उसे टेस्ट आता है, तो इट मींस इनडायरेक्टली ये मेल के टेस्ट में भी अहम किरदार अदा करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के दो फंक्शन हो गए, एक तो ये पेशाब को पास करता है, दूसरा सीमन को पास करता है और ये सीमन का एक हिस्सा भी बनाता है। यानी स्पर्म जो है वो तो टेस्टिस से आते हैं, मगर उसमें जब ये फ्लूइड शामिल होता है प्रोस्टेट का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए, तो ये सीमन बन जाता है। ये जो यानी पहले हिस्से को हम स्पर्म कहते हैं जो टेस्टिस से आता है, और जब उसमें प्रोस्टेट फ्लूइड शामिल हो जाता है, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड की सीक्रीशन शामिल हो जाती है, तो ये सीमन बन जाता है। स्पर्म प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड ये दोनों सीमन बनाती हैं। अब ये सीमन फ्लो स्पीड अप होकर तो आगे अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ जाए कि जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में बढ़ेगा इसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा। यूरिथ्रा पर प्रेशर डालेगा, पेशाब की नाली पर प्रेशर डालेगा, वो जो प्रेशर डालेगा तो फिर पेशाब का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी पेशाब आपको किस्तों में आएगा, एक ही दफ़ा खुलकर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, ड्रिबलिंग होती रहेगी, कतरा कतरा आता रहेगा।
पेशाब कर या पखाना करने के बाद भी कतरा निकलता रहेगा। तो ये पेशाब की ड्रिबलिंग जो होती है, पेशाब का कतरा कतरा निकलना जो होता है, बुढ़ापे में खास तौर पर ये शिकायत होती है। तो ये इस वजह से होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाता है तो इसके नॉर्मल फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसका जो फ्लूइड होता है वो बिला वजह भी निकलना शुरू हो जाता है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जो है वो निकलना तब ही चाहिए जब उसने स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाना है। अब अगर ये बिला वजह निकल रहा है तो फिर डिस्टर्बेंस देगा, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजूहत क्या है? पहली वजह तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ज्यादा एक्टिव रहना। ये जो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बार बार एक्टिव होता है, बार बार डीएक्टिव होता है, यानी ऐसी हरकत जिनसे प्रोस्टेट ग्लैंड को आप बिला वजह एक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, लड़की से बात कर रहे हैं, किसी जवान खातून की सोबत में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अब जब आप बातें कर रहे हैं यंग खातून से तो यकीनन आप सेक्सुअली एक्टिवेट होंगे। जब सेक्सुअली एक्टिवेट होंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड उस एक्टिविटी के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। गंदी फिल्में देखते हैं या ज़िनी तौर पर ज़िनी अयाश हैं। कुछ ज़िनी अयाश ये होते हैं कि जो ज़िनी तौर पर ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं, यानी कोई किसी गुज़श्ता कोई सीन उनके ज़हन में आया फ़िल्म का या किसी मूवी का, तो वो ज़िनी तौर पर उसको अम्यूज़ करते रहते हैं। या किसी लड़की से उनकी बातचीत हो रही है या उसके साथ उनका अफेयर है, तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी या उस सेक्सुअल एक्टिविटी को ज़िनी तौर पर काफ़ी देर तक एंजॉय करते हैं और बार बार एंजॉय करते हैं। ये जो बार बार एंजॉय करना है ज़िनी तौर पर, यानी ज़िनी अय्याशी, इस वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बार बार एक्टिवेट होगा। ये जो उसकी हाइपर एक्टिविटी है, ये जो उसको बिला ज़रूरत तंग करना है, बिला ज़रूरत एक्टिवेट करना है, ये इसके एनलार्जमेंट का सबब बन जाएगा। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी आप शिकार हो सकते हैं। बार बार पेशाब आ सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज की वजूहत आपको समझ लग गई। इसके हल क्या क्या हैं? ज़िनी अय्याशी से बचा जाए। जो लोग फिजिकल अय्याश भी होते हैं, यानी सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बार बार सेक्स करते हैं, वो अय्याश तबा के होते हैं, तो उनमें भी चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहता है तो उनमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि जवानी में अगर आप अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, यानी ज़िनी अय्याशी और जिस्मानी अय्याशी दोनों से आप बाज रहते हैं और एक जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर आपके चांसेस प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट के या प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के वो कम हो जाते हैं। दूसरा ये कि ऐसी खुराक जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को रोकती है, वो ओमेगा 3 फूड्स हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ गया है तो फिर उसका हल क्या है? एलोपैथी में उसका हल स्टेट्स है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड एक हद से बढ़ जाता है तो पेशाब जो है वो बार बार आ रहा होता है और पेशेंट को तकलीफ हो रही होती है पेशाब के साथ, और वो जब अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है वो नॉर्मल हद से बढ़ चुका है, तो वो उसको दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक तो ये कि पीनस से गुजरते हुए इलेक्ट्रिकली वो उस रास्ते को खोलने की कोशिश करते हैं कि अगर वो खुल जाता है, पेशाब जारी हो जाता है, तो मसला ख़त्म हो जाता है। मगर अगर वो एक दो ऑपरेशन के बाद वो रास्ता प्रॉपरली नहीं खुलता तो फिर मिसाने को काट कर तो प्रोस्टेट ग्लैंड को फिजिकली रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। अब ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑपरेशन ना हो तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट से बचना है। फूड्स मैंने बता दिए हैं कि ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड्स वो यूज करें, और साथ ही एक्सरसाइजेज आपको बताने लगा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं। अगर ये आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड आपका नहीं बढ़ेगा। पहली एक्सरसाइज, आप सीधा लेट जाएं, कमर के बल, टांगों को ऊपर उठाएं और हिप से हाथ देकर ऊपर सीधा जो है पूरी बॉडी को उठा दें। सिर्फ आपके शोल्डर और हेड ये लगे हुए हैं, तो आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को ऊपर सीधा कर दिया, टांगों, पेट और हिप वाले एरिया को बिल्कुल सीधा कर दिया। इससे इस एक्सरसाइज का सबसे अहम फायदा ये है कि ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी जो ज्यादा हुई होती है और
ज़हन पर कंट्रोल ही नहीं रहता, सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने ज़हन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस एक्सरसाइज का ये है कि वो ओवर एक्टिविटी जो आपके माइंड की है सेक्सुअली, वो कम हो जाएगी और नॉर्मली वो ठीक हो जाता है। तो आपके जो बार बार ख्याल, आज किसी लड़की को देखा है, कोई ख्याल आया है या इस तरह से आप सेक्सुअली एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ये एक्सरसाइज कंट्रोल कर। सेकेंडली, आप बैठे हैं या लेटे हैं, आपकी प्यूबिक बोन के जो मसल्स हैं, यानी एनस एनस के साथ साथ मकर के साथ साथ जो मसल्स हैं, उनको आप सुकेड़ने की एक्सरसाइज करें। सांस को बंद करें और उनको सुकेड़ें, जोर लगाकर सुकेड़ें। जब सुकेड़ेंगे, ये एनस के इर्द गिर्द जितने भी मसल हैं उनको फिजिकली आप सुकेड़ें। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, मगर बाद में आप सक्सेसफुली उनको सुकेड़ने के काबिल हो जाएंगे। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसका सारे मसल्स जो इर्द गिर्द, इस इलाके के इर्द गिर्द मसल्स हैं, उन पर कंट्रोल बढ़ता है, आपके उन सारे मसल पर कंट्रोल बढ़ता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ोतरी से रोकने के लिए एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूं, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है और इसके बेशुमार फायदे हैं, जिनमें एक फायदा तो ये है कि ये आप प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने से रोकेगी, और दूसरा शानदार फायदा ये है कि ये टाइमिंग बढ़ाती है, इजैकुलेशन की टाइमिंग बढ़ाती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन को रोकती है, यू स्टे लॉन्गर इन योर बेड। वो एक्सरसाइज ये है कि जब आप पेशाब करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा पेशाब कर लें और उसको रोक लें। जब आप रोकेंगे, यकीनन ये नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है, तो उस पेशाब को रोकें, चंद सेकंड के लिए रोकें, फिर छोड़ दें, फिर रोकें, फिर रिलीज कर दें, फिर रोकें और छोड़ दें। ये आपने हर पेशाब करने के दौरान में 2 से 3 बार करनी है। स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी, बस औकात कुछ लोगों को टीस सी भी लगती है, पीनस और जो पीनस से गुजरती हुई एक टीस लगती है, क्योंकि वो इस कंट्रोल के आदी नहीं होते हैं। आपको आप जब 2-3 दफा ये कंट्रोल करेंगे तो जबरदस्त कंट्रोल आपका हो जाएगा आपकी इन ऑरिफिसेस पर जो सीमन और यूरिन को छोड़ते हैं। तो जब आपका कंट्रोल बहाल हो जाएगा, यानी सीमन भी उसी नाली से गुजरती है और यूरिन भी उसी नाली से गुजरता है, तो जब आप यूरिन को कंट्रोल कर रहे हैं, इट मींस यू आर एबल टू कंट्रोल योर इजैकुलेशन। तो आप सीमन की बहाव को भी रोक सकते हैं। जब आप यूरिन के बहाव को रोक रहे हैं तो आप सीमन के बहाव को भी रोक सकते हैं। तो ये एक फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है टाइमिंग के मामले में, जो आपको बुढ़ापे में या जवानी में टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए ये एक एक्सरसाइज जो मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ये एक एक्सरसाइज प्रोस्टेट ग्लैंड को रोकने के लिए भी बहुत अच्छी है और टाइमिंग के लिए भी बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइजेज के अलावा अब मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, ये तकरीबन हर होम्योपैथ सक्सेसफुली, मेरे तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनकी मैंने सपोर्ट की है, जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो चुके थे और वो ऑपरेशन से बच चुके हैं। तो हर एक सक्सेसफुल होम्योपैथ अपने क्लिनिक पर इस तरह के बेशुमार मरीजों की मदद कर चुका है। आप भी अगर होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो इन मेडिसिन को सीख लें, ये ज़बरदस्त सपोर्ट देंगी। और अगर आप वैसे ही किसी की सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेडिसिन और उनकी अलामात के साथ मैं प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट का हल बताने लगा हूँ। पहली मेडिसिन है ब्रेटाकार्ब। अगर आप होम्योपैथ मेडिसिन की खसूसियात को समझते हैं तो ब्रेटाकार्ब बुढ़ापे की एक बहुत ज़बरदस्त मददगार मेडिसिन है। ये तकरीबन हर तरह के बूढ़े के लिए सपोर्ट है, मगर ख़ास तौर पर वो बूढ़े जो बचपने की तरफ लौट जाते हैं, वो बूढ़े जो बचपने की तरफ लौट जाते हैं, उनके लिए ब्रेटाकार्ब ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है। उनकी कोई भी मसला हो तो उसके लिए ज़बरदस्त सपोर्ट है। ख़ास तौर पर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ब्रेटाकार्ब ज़बरदस्त मेडिसिन है। पर उन लोगों के लिए जो बचपने की हरकत की तरफ लौट जाते हैं, यानी उन्हें लोग देखेंगे तो कहेंगे जी बाबा बचपने की तरफ लौट गया, यानी बचपने वाली हरकत, नादानी वाली हरकत, बच्चों वाली हरकत। तो इस तरह का बूढ़ा अगर आप उसको देखते हैं और उसका प्रोस्टेट अनलार्ज है तो ब्रेटाकार्ब उस पर ज़बरदस्त काम करेगी।
दूसरी मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब उन लोगों की मेडिसिन है जिनका कलर बहुत फेयर होता है जवानी में, जिनकी हाइट नॉर्मली बड़ी होती है, हड काठ वाले यानी बोनी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं, उनकी हड्डियां जो हैं वो जरा स्ट्रॉन्गर होती हैं। एग डिजायर, बुढ़ापे में भी एग डिजायर और जवानी में तो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको ऐसा शख्स मिलता है जिसमें एग डिजायर है और वो बोनी कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक है, तो आप उसको कलकेरिया कार्ब दे सकते हैं और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है कोनियम। कोनियम उन लोगों की मेडिसिन बनती है जिनके बुजुर्गों में रसौलियां बनने का रुझान हो या उस शख्स में रसौलियां बनने का रुझान है, पेट में या कहीं भी जिस्म में रसौली बन रही है और उसकी बॉडी में रसौलियां बनने का रुझान है, तो कोनियम एक ज़बरदस्त मेडिसिन है ऐसे बूढ़े शख्स के प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को सही करने की। उन लोगों की भी मेडिसिन बनती है जो कंवारे बूढ़े यानी मुजर्रद जिंदगी जो गुजारते हैं, जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं और कंवारपन में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे मर्द जो शादी नहीं करते हैं या ये कि उनकी अर्ली एज में उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद वो मुजर्रद ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों की मेडिसिन कोनियम बड़ी ज़बरदस्त बनती है। नेक्स्ट मेडिसिन है डिजिटेलस। डिजिटेलस उन लोगों की मेडिसिन होती है जिनमें हार्ट के मसाइल भी होते हैं और उनकी प्रोस्टेट भी एनलार्ज हो जाता है, तो उनको आप डिजिटेलस दे सकते हैं। डिजिटेलस में जब पेन होती है हार्ट में या प्रोस्टेट ग्लैंड में पेन होती है, तो पल्स रेट बहुत गिर जाता है, फॉल कर जाता है, यानी इवन के पल्स रेट बिलो 50 भी आ जाता है या हार्ट बीट रेट जो है और बिलो 50 आ जाता है। तो जब पल्स रेट गिर जाए इसे ब्रेडाकार्डिया कहते हैं, ब्रेडाकार्डिया। तो ब्रेडाकार्डिया का पेशेंट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी है तो उसके लिए डिजिटेलस ज़बरदस्त रहेगी। डिजिटेलस के इस्तेमाल में एक एहतियात बहुत ज़रूरी है कि डिजिटेलस को वाटर या लिक्विड में नहीं देना। डिजिटेलस को मिल्क और शुगर पर डालकर दें या रोटी पर या किसी भी ड्राई चीज़ के साथ दे दें या डायरेक्ट 20 ड्रॉप्स मुंह में डाल दें, मगर डिजिटेलस के इस्तेमाल से पहले या बाद में फॉर 20 मिनट्स लिक्विड्स इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट मेडिसिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए पल्साटिला। पल्साटिला नॉर्मली खवातीन की मेडिसिन है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर मेल। दर्द के साथ जब पेशेंट रोने लगे और मोटे मोटे आंसू निकलने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो और ज़रा सी बात पर या अपनी अलामात बताते हुए उसके आंसू निकल आए, तो उस मेल को खवातीन की ये मेडिसिन पल्साटिला ज़रूर आराम पहुंचाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के एक्साइटिंग टॉपिक्स मिलते रहेंगे।